अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अंदाज में सड़कों पर आने का इरादा कर रहे हैं। आज उन्होंने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने की मनसूबाबंदी कर रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान को धूनी देंगे। आज लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हफ्ते से मेरी तहरीक शुरू हो जाएगी। जो भी आपको नामालूम नंबर से फ़ोन करके धमकी देता है उसे वापस धमकी दो। उन्होंने ये भी कहा कि एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी 100 गीदड़ों की फौज से जिसका सरदार शेर हो। मैं इस तहरीक में निकल गया हूँ। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूँ, जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है, इसलिए आप सब तैयार हो जाओ। मैं कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। इमरान खान के एहतजाज से मुतालिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि एहतजाज इमरान खान का आईनी हक है, वो H9 पार्क में एहतजाज करें। अगर डी चौक आने की कोशिश की गई तो धूनी देंगे। इमरान खान के लिए आपने मंजन तैयार रखा है, तो क्या उनका तैयार की तो जो एहतजाज है करंट आ जाएगा और वो भागेगा। सर जो एहतजाज है क्या उनका आईनी हक नहीं है? वो एहतजाज अपना नहीं रिकॉर्ड करवा सकते? आईनी हक है, वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करें। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी है। तो इस दफ़ा 2014 में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था अभी सपोर्ट है या नहीं, या पिछली दफ़ा उनकी सपोर्ट से डी चौक तक पहुंचा था? वो इतना अहमक और पागल इंसान है कि उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है, ना उसके साथ कोई बैठ सकता है, ना उसके साथ किसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। और वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिसकी मदद करो, जिसके साथ नेकी करो, उसके शर से बचो, तो अब तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। ये ऐसा ही पागल है जैसा पागल एक जर्मन में पैदा हुआ था और अगले 50 साल उस कौम ने गुलामी काटी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च या धरने के लिए सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए हैं। जराये के मुताबिक पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस के 4,000 और 6,000 रेंजर्स के जवान मांगे गए हैं। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच भी गए हैं। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया है। इसके अलावा शहर में सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे और दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी और इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मेज़बान आसफ़ शराजी से बात करते हुए कुछ देर पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ने पर मुशावरत हो रही है। हो सकता है तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर ले। इन सूबों में हम पॉपुलर हैं, अक्सरियत से वापस आ सकते हैं और कौमी असम्बली का इंतखाब फिर इन्हीं सूबाई असम्बलियों के तहत होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक अहम समाअत भी होनी है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियों से मुतालिक तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है और सर्कुलर के मुताबिक लार्जर बेंच कल दिन 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। एक तरफ इस्लामाबाद में ये सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर में वफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। CCPO लाहौर के तबादले पर वफाक और सूबे में ठन गई है। CCPO लाहौर ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर वफाकी वज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद वफाक की जानिब से खिदमात वापस लेने और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने के हुक्म के बावजूद CCPO गुलाम महमूद डोगर ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से CCPO लाहौर ने आज मुलाकात भी की है, जिसमें परवेज़ इलाही ने उन्हें गले लगाकर शाबाशी दी और कहा कि आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें, हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट देगी। पंजाब ने पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक पर भी खिताब किया और कहा कि जमकर काम करें, जब तक मैं नहीं चाहूँगा किसी का तबादला नहीं होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान एक बार फिर करप्शन के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं, यही बयानियाँ बना रहे हैं, मगर उनके एहतसाब के बयानिए को एक के बाद एक धचका भी लग रहा है।
उनकी हुकूमत में भी लग रहा था और आज भी लग रहा है। आला अदालतों में इमरान खान दौर के केसेस या फिर उनकी तरफ से करप्शन के खिलाफ बयानिए के अहम केसेस मेरिट पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। ये तासुर मजीद मजबूत हो रहा है कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए बेबुनियाद मुकदमात का सहारा लिया गया। उनकी हुकूमत में भी सुप्रीम कोर्ट एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग कहती रही और कल मरीम नवाज के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब खुद को बंद गली में लेकर जा रहा है। 29 सितंबर तक 4 सवालों के जवाब दे, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को नैब के मुकदमे में बरी करते हुए नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी से मुताल्लिक रेफरेंस खारिज कर दिया है। अहम बात यह है कि एहसन इकबाल ने इस केस में 2 महीने से जायद की जेल भी काटी है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सबूत के बड़े बड़े दावे भी करते रहे थे। हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान ने एहसन इकबाल के खिलाफ तकारीर में इल्जामात लगाए और आज समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब हुक्काम से सवाल किया कि पिछली बार पूछा था कि इस केस में करप्शन कहां पर है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहरियों की फलाह का प्रोजेक्ट था। नैब ने करप्शन का केस बनाया और प्रोजेक्ट को रोक दिया। क्या एहसन इकबाल 2009 में किसी ओहदे पर थे? जब एहसन इकबाल पर इल्जाम लगा तो क्या उनके पास कोई ओहदा था? क्या एहसन इकबाल के पास वजारत बेनत सूबाई राब्ता में कोई ओहदा था? चीफ जस्टिस ने नैब के वकील और तफ्तीशी अफसर से मुकालमा किया कि आपका काम करप्शन पकड़ना था, आप पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हैं, आपकी बातें इख्तियारात से तजावुज कर रही हैं, इस केस में करप्शन का एक भी नुक्ता साबित नहीं होता। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि हम करप्शन करने की बात नहीं करते बल्कि नुकसान की बात करते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि नुकसान का इतना ही ख्याल है तो फिर खुद पर भी केस बनाएं। नुकसान तो आपने किया है, अगर आपके दलाइल को मान लें तो फिर आप पर केस बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग पर फैसला जारी किया था। क्या यह सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं है? क्या नैब ऑर्डिनेंस में आपको ऐसा करने का इख्तियार दिया गया है? आहत चीमा बरी हो गए ना, 3 साल आपने उन्हें गिरफ्तार रखा। आहत चीमा बेहतरीन अफसर थे, कौन जिम्मेदार है इस सबका? चीफ जस्टिस ने नैब हुक्काम से मुकालमा किया कि आपने शहरियों की भलाई के इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और एहसन इकबाल को पकड़ लिया। बताएं कौन इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है? क्या एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट अपनी जेब में डाल दिया? यह प्रोजेक्ट शहरियों की बेहतरी के लिए था। करप्शन का आप बता नहीं पा रहे हैं और एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके रखा। बार बार पूछ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में करप्शन बता दें, बताएं ये प्रोजेक्ट किसके लिए था? तो नैब के वकील ने जवाब दिया कि एहसन इकबाल ने अपने हल्के नारोवाल के लोगों को फायदा पहुंचाया। तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि क्या नारोवाल के शहरियों को फायदा देना जुर्म है? ये बताएं नुकसान कहां पर हुआ है, करप्शन कहां पर हुई है? क्या किसी मकसद से नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ केस बनाया? आपके दलाइल से तो यही तासुर मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि नारोवाल छोटा सा जिला है, वहां यह प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सेक्रेटरी क्या कोई बच्चे होते हैं? इसी तरह आपने सेक्रेटरियों को प्रेशर डालकर केसेस बनाए। तफ्तीशी अफसर साहब, आप अब तक नहीं बता पाए कि करप्शन आखिर हुई कहां है। किसी के खिलाफ नैब ने गलत केस बनाया जाए तो वो क्या करे? आपका दायरा इख्तियार तो करप्शन के इर्द गिर्द है। इस केस में करप्शन कहां है? यहां पर चीफ जस्टिस ने नैब के वकील से कहा कि आप गलत केसेस बनाते हैं। इतनी समातें इसलिए रखी थी कि नैब करप्शन साबित कर सके। एक दरख्वास्त गुजार को नैब ने गिरफ्तार किया और बदनाम भी किया। किस अखबार की बुनियाद पर करप्शन का यह केस बनाया गया? आप अखबार पढ़ें तो सही। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब हुक्काम से कहा कि मुल्क को या आपने नुकसान पहुंचाया है या मार्शल लॉ लगाने वालों ने। समाअत के आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एहसन इकबाल की अपील पर मुख्तसर फैसला सुनाया और उन्हें नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में बरी कर दिया और यह रेफरेंस भी खारिज कर दिया। एहसन इकबाल जिस वक्त गिरफ्तार थे उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी केस के बारे में बड़े बड़े दावे करती थी, मगर बाद में जब शवाहिद पेश करने की बारी आई तो कुछ भी सामने नहीं लाया गया। दिसंबर 2019 में एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि एहसन इकबाल उर्फ अरस्तू उर्फ मुनाफिक नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है। इसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए था लेकिन बहुत बाद में पकड़ा गया। इसकी फ्रंट कंपनी और रिश्तेदारों की फहरिस्त जल्द सामने लाऊंगा। इनकी लूट मार ने मुल्क को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया। ऐसे लोगों को कम से कम 3 दिन लटकाना चाहिए। खुद इमरान खान भी इल्जामात लगाते रहे, गुज़िश्ता दिनों भी लगाया, मगर दीगर कई केसेस की तरह एहसन इकबाल से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ के तमाम दावे महज दावे ही साबित हुए। ये केस आला अदालत में मेरिट पर टिक ही नहीं सका और आज एहसन इकबाल बाइज्जत बरी हो गए हैं। हमने दीगर कई केसेस की तरह इस केस में भी बार बार ये निशानदेही की थी कि एहसन इकबाल के खिलाफ नैब के केसेस में बहुत खामियां हैं, तो हम पर भी तनकीद की गई, पैमरा से नोटिस भिजवाए गए। हमने 4 फरवरी 2020 को भी अपने प्रोग्राम में पूरी तहकीक के बाद इस हवाले से तफसीलात अवाम के सामने रखी थी।
30 अप्रैल 2018 को नैब इस्लामाबाद ने एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने भारतीय सरहद से मुबैना तौर पर 800 मीटर दूर 44 एकड़ जमीन पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनाने और उस पर मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कौम के तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च करने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। नैब ने ये एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया, जिसमें 2 इल्जामात थे। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर्स दूर वाक़या है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात है। पहले इस इल्ज़ाम का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर वाक़या है। हमने नारोवाल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से इस प्रोजेक्ट और भारतीय सरहद के दरमियान फासले का जायजा लेने के लिए कहा, तो हमें ये तफसीलात दी गई कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर वाक़या है। साथ ही हमने गूगल मैप से जब इस फासले का जायजा लिया, तब भी ये बात सामने आई कि ये 800 मीटर की दूरी पर नहीं है, बल्कि 8 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नैब ने अपनी इब्तिदाई एलामिया में मुबैना मीडिया रिपोर्ट्स पर जिस पहले इल्ज़ाम का जिक्र किया, वो तहकीकात पर मबनी नहीं था, वो दुरुस्त नहीं। दूसरा इल्ज़ाम नैब के इब्तिदाई प्रेस रिलीज में इस प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपए की करप्शन का था। जब इस दूसरे इल्ज़ाम का जायजा लिया गया, तो पता चला कि अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस ही 2 अरब 90 करोड़ रुपए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें सरकारी दस्तावेजात में मौजूद हैं। तो नैब ने मीडिया रिपोर्ट्स पर 6 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज कैसे किया, क्यों ये प्रेस रिलीज में लिख दिया। पीएसडीपी में हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड मौजूद है। साल 2013 और 14 में पीएसडीपी में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीएसडीपी में साल 2014-15 के लिए इस प्रोजेक्ट में 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2015-16 में इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 16-17 में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब और 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। और 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो सब मिलाकर 2 अरब 88 करोड़ रुपए बनते हैं। और उसमें ज़मीन की लागत जो 3 करोड़ रुपए थी, उसे शामिल किया जाए तो ये रकम 2 अरब 91 करोड़ रुपए बनती है। जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा मामला 2 अरब 94 करोड़ रुपए के करीब आता है। तकरीबन 3 अरब रुपए बन सकते हैं, मगर 6 अरब रुपए तो कहीं से बनते ही नहीं हैं। ये तो खुद हुकूमत के अपने बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बनते नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में सारी दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन नैब ने इनका जायजा लेने से पहले मीडिया रिपोर्ट्स पर ही 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर जांच पड़ताल का आगाज कर दिया और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया और मीडिया में ही रिलीज कर दिया गया। किन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया, ये अब तक नहीं पता चल सका। जब इस मामले की तहकीकात कर रहे थे हम, तो हमने नैब के तर्जुमान से पूछा था कि वो कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन पर इदारे ने नोटिस लिया, तो उनका कहना था कि ये मामला अदालत में चल रहा है और नैब अपना मौक़िफ़ अदालत में ही पेश करेगा। बहरहाल नैब के 30 अप्रैल 2018 के इब्तिदाई एलामिया के बाद नैब की इंक्वायरी तेज़ हुई। एहसन इकबाल को नैब ने मुतअद्दिद दफ़ा समन जारी किए, उन्हें सवालनामा भी भेजा गया। 23 दिसंबर को जब एहसन इकबाल नैब के सामने पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो मुसलसल नैब के बुलाने पर उसके सामने पेश होते रहे। मुल्क से बाहर उम्रे के लिए गए, वापस आए तो पेश हुए। लंदन नून लीग की मीटिंग में गए, वापस आए तो पेश हुए। उसके बावजूद उन्हें पेशी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल को अदालत के सामने पेश किया और इसी अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि एहसन इकबाल पर किकबैक्स या ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये नैब के वकील ने खुद अदालत को बताया कि उन पर ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब, आपको मुबारक हो, आप आज इस केस में बरी हुए। बहुत इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए गए, बहुत कुछ कैंपेन आपके खिलाफ चलाई गई, मगर बयानिया तो इमरान खान साहब का आज भी है कि मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए निकल रहा हूं। ये लोग अपने आप को एनआरओ देने आए थे, आप लोगों को इस्लामाबाद बंद करना पड़ रहा है। हफ्ते से वो एहतजाज की कॉल दे चुके कि मेरी तहरीक शुरू हो जाएगी। नवंबर से ज़्यादा नहीं डर गए थे आप लोग? अदालतों में जब केसेस के फैसले भी आ रहे थे, अदालतें कह रही थी कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जब इमरान खान साहब का सूरज सवा नेज़े पे था इक़्तिदार का और वो झूठे इल्ज़ामात लगा के हमें जेलों में डाल रहे थे, तो कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया था। आज मैं भी यकीनन विंडिकेट हुआ हूँ और आप भी सुरखरू हुए हैं जो आपने हक़ाइक़ कौम के सामने पेश किए थे। इस फैसले ने इमरान न्याज़ी साहब के जो करप्शन का बयानिया है उसकी हकीकत कौम के सामने रख दी है। आपने देखा कि कितनी इनको एडजमेंट्स दी गई और अदालत ने बार बार कहा कि आप कोई करप्शन का सबूत लेकर आए। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था उसके अगले रोज मैंने अदालत से कहा कि ये नैब बताए कि क्या इसमें मेरी कोई माली बदअनवानी की शिकायत है, और उन्होंने उस वक्त भी इतराफ़ किया था कि इन पे कोई ज़ाती करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और आज भी बार बार कोई दर्जनों दफ़ा
चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कहीं से कोई करप्शन का कोई शायबा भी बताएं आपके इल्जामात से निकलता हो तो मैं इनकी दरखास्त को खारिज कर दूंगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये वो हकीकत है कि इमरान खान साहब ने एक चोर डाकू का बयानिया इस किस्म के झूठे इल्जामात की वजह से कौम में अपने फॉलोअर्स में बनाकर एक हिजान पैदा किया, नफरत पैदा की। आपको याद है कि चंद दिन पहले मैकडोनल्ड पे एक वाकया हुआ, इन्हीं के कुछ हमायती थे जो इसी किस्म के बयानिए से मुतासर होके उन्होंने मुझ पे आवाजें कसी, फिर उन्होंने माजरत भी की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 दफा लगातार जलसों में मुझे डाकू के नाम से पुकार के फिर दोबारा वो लोगों को वर्गलाया, लोगों को गुमराह किया। देखिए, मेरी जो किरदार कुशी हुई उससे तो अल्लाह ने आज मुझे फारिग कर दिया और सुरखरू कर दिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तर्ज सियासत ने पाकिस्तान को 4 साल मईशत को मफलूज कर दिया, इंतजामिया को मफलूज कर दिया। कोई अफसर किसी दफ्तर में किसी फैसले पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था, और इसने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिले तलाफी है। और ये मंसूबा भी 4 साल में इन्होंने भूत बंगला बना दिया। अब इसको मुकम्मल करने के लिए जो करोड़ों रुपए इजाफी लगेंगे, इंशाल्लाह ताला उनकी रिकवरी भी हम इमरान खान से और नैब से करेंगे। लिहाजा ये इनका जो झूठ का बयानी है कौम को नजर आ गया। अब देखिए, जिस तरह हमारी फौज के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि फौज के जनरल्स में मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन होते हैं, आज एक और बात कर दी कि जी शेरों की फौज का कोई गीदड़ कमांडर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी कर रहे हैं कि वो फौज कि जिसमें एक सिपाही से लेके अफसर तक, जनरल तक, हर कोई अपनी जान हथेली पे रख के शहीद होने के लिए तैयार है। अभी उस शहीद का, जनरल सरफराज का जो खून नहीं सूखा जो उन्होंने कुर्बानी दी है, इमरान खान साहब पता नहीं इस मुल्क के अंदर किस किस्म की हफ्ते को इदारे पे हमला कर रहे हैं। मुल्क के अंदर अवाम के अंदर एक इंतशार, जबकि 3.25 करोड़ लोग सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं। ये वक्त है हम कौम को इकट्ठा करें। ये कैपिटल के ऊपर चढ़ाई की पेशबंदियां कर रहे हैं। मैं ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब हैज लॉस्ट द गेम, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ये एक नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और इनकी नार्सिसिज्म की इंतहा जो है इस हद तक चली गई है कि ये ना मुल्क के किसी इदारे को छोड़ने के लिए तैयार है, ना मुल्क की सलामती को छोड़ने के लिए तैयार है, ना इनका दिल उन गरीब लोगों की उफ्ताद से और उस मुश्किल से पिघल रहा है कि जो इस वक्त खुले आसमान मगर मसला है इस सब में। अब इस समय इशू ये है कि खान साहब देखें, अब हफ्ते से कह रहे हैं तहरीक चलाएंगे, अभी तक वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो ऑन फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि उनके हर जगह से इख्तलाफात हैं, उनके सारे मामलात खराब हैं, ऐसा ही है? या वो तारीख का ऐलान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें इशारा नहीं मिला है, और जब मिल जाएगा तो वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और आपकी हुकूमत के लिए और मुश्किलात खड़ी करेंगे? आप लोग इसको क्या बहुत ही सादा तरीके से रीड कर रहे हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को, या आपको नहीं नजर आ रहा कि एक हिकमत अमली है खान साहब के पास जो कि आप लोगों को नहीं नजर आ रही? देखिए, इमरान खान साहब के पास जो भी हिकमत अमली है वो इंतशार की है, और हम इनके धरने आज से नहीं 2014 से देख रहे हैं का मुकाबला किया है, और इन्होंने कई दफा हम पे चढ़ाई की है। इन्होंने कैपिटल पे 2014 के बाद एक दफा फिर 2017 में पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर चढ़ाई की, उसका भी हमने मुकाबला किया। और अब फिर हाल ही में 25 मई को तकरीबन फिर ये लॉन्ग मार्च करके आए थे, तो उसका हमने दिफा किया। पाकिस्तान के अवाम इनका साथ नहीं देंगे क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, और ये साबित हो रहा है कि जो इनकी फॉरेन फंडिंग करते हैं वो इनको इंतशार का एजेंडा देते हैं। मगर उनके पास ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज पर भी वो काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा तो फिर आपने सुना सद कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहां से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते, उन हुकूमतों के साथ भी चिमटे हुए हैं। असल बात यह है कि इमरान खान साहब अभी तक अपने इक़्तिदार के खो जाने के सदमे से नबर्द आजमा नहीं हो सके, उसके साथ ये एक एट पीस नहीं हो सके, और अपनी वो जाती जंग को मुल्क के अंदर तबाही के अंदर एक तब्दील कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि इस वक्त जब हम एक कौमी इफ्ताद का शिकार है, 3.25 करोड़ लोग
लाखों खवातीन जो कि हामला है, हजारों लाखों बच्चे जो कि ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि हम पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से हर किस्म के वसाइल के दरवाजे खोल दें, बलूचिस्तान और सिंध के अपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इस वक्त ज़ाहिर है हमें नजर आ रहा है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी हमें नजर आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर में जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा में सदर बाइडन ने जिक्र किया, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मदद की बात हो रही है। फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है, मगर पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, सियासी क़यादत, उसी में इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है कि सारे के सारे मामले को देखे कि पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं। और मुझे ये बताइएगा ना एहसन इकबाल साहब, आप भी ग्राउंड तो मुहैया कर रहे हैं ना कि खान साहब को नजर आ रहा है कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और आपके हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। तीन ही चीजें इस वक्त मुल्क में बढ़ रही हैं, या तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, या फिर शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है जो बढ़े जा रही है। 72 हो गई है, 24 लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो आप लोग भी तो मौका ही दे रहे हैं ना। आपको कहां है कि इस मुल्क के हालात में किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके जाना है, कहां है वो सिमत? देखिए, पहली बात यह कि आपको मालूम है कि जब IMF के साथ हमने मुआहदा जो इमरान खान साहब करके गए थे और जो हमारे गले में डला, जिस वक्त इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो ये जवाब दें कि जब IMF के साथ इस मुआहदे पे दस्तखत करे तो इनकी आज़ादी कौन से बाग में सैर करने गई हुई थी? इन्होंने तो IMF के आगे सरेंडर किया। और अब जब हमें मुल्क के हालात के पेश नज़र जो ये खजाना खाली कर गए थे, पहली दफा तारीख में ये हालात थे कि अप्रैल में वजारत खजाना ने कहा कि हम डेवलपमेंट बजट की आखिरी समाई के लिए किस्त जारी नहीं कर सकते। ये हालात थे अप्रैल के अंदर। मगर ऐसे बात तासुर तो मिले ना कि आप संभाल पा रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, चीजें नहीं संभलती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है और दायरे पर सियासत होगी। आपके खिलाफ आप लोग भी करते थे, उनके खिलाफ। प्लीज ये बात ना कहें। देखिए, मुल्क इस्तेकाम की तरफ जा रहा था जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया। 30 अरब डॉलर की हिट लगी है, इतनी बड़ी आफ्ताब, जिसको कि अमेरिका का सदर, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस का सदर, आपने अभी बताया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार कर रही है। आप मुझे बताइए कि अमेरिका जैसी मईशत जब वहां पे भी कतरीना और न्यू ऑरलीन्स के अंदर आता है तो उन्हें भी झटका लगता है, तो पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी उफ्ताद गिरी है, उससे अगर हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है तो हर किसी को मालूम है कि ये कोई हमारे फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, कुदरती आफत है। और इससे भी इंशाल्लाह हम निकलेंगे, मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे और दोबारा इस्तेकाम लेकर आएंगे। दुनिया हमारे साथ मदद कर रही है और हम मिलकर इंशाल्लाह इस उफ्ताद के ऊपर काबू पाएंगे। लेकिन इमरान खान पता होना चाहिए ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त खिदमत का है। ये वक्त मगर आप नवंबर तक मतलब आप नवंबर तक सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि वैसे तो दिखने में लगता है जैसे 2 महीने हैं, मगर असल में तो तकरीबन 66-67 दिन है और एक एक दिन मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, इंशाल्लाह इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब डेस्परेट हुए हैं और उन्हें खौफ है और बार बार जो वो बातें कर रहे हैं मुझे तो अकल में नहीं समझ आ रही। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल नहीं है कि वो आर्मी चीफ के लिए फैसला कर सकें। उन्होंने तो फैसला नहीं करना, फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है और शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब इतराज कर रहे हैं, अगर उसे दुरुस्त भी मान लिया जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ आर्मी चीफ तो आपको इतना पसंद आया था कि आपने उसको 3 साल की तौसीह दे दी थी, तो आप नवाज शरीफ की जजमेंट पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? साहब बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब एक और बात कर रहे हैं और वो रूल ऑफ लॉ की है और उसका वादा भी कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं। इस वादे में और इस दावे में कितना दम है, आपके सामने क्या रखेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल ये बयानियाँ बना रहे हैं कि जो हुकूमत अभी आई है वो गैर कानूनी तौर पर आई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और तमाम पाकिस्तानी इंसाफ की जंग में उनका साथ दें और मुल्क में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी कायम करने में अपना किरदार अदा करें। अपनी तहरीक को वो जिहाद का नाम दे रहे हैं, मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हक और बातिल की जंग के तौर पर पेश कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे और रूल ऑफ लॉ का दावा कर रहे हैं। ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून का एक बार फिर दावा कर रहे हैं। आज इमरान खान ने लाहौर में वकला से खिताब करते हुए देखिए क्या कहा। अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर एक फर्क है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है, और वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर जंगल का कानून है। मेरी कौम ये सुन लो, ये है जुल्म का निजाम कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी करे और जो कमजोर हो कोई कानून उसकी हिफाजत ना करे। जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता है करप्शन नहीं आ सकती।
इमरान खान मुसलसल रूल ऑफ लॉ की बात तो कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे की बात भी कर रहे हैं, मगर खुद उनके पौने 4 साल दौरे हुकूमत में रूल ऑफ लॉ में बेहतरी आने के बजाय खराबी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2021 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया और पाकिस्तान को जो CPI स्कोर मिला था वो 100 में से 28 था। यानी CPI स्कोरिंग जितनी कम होगी इस मुल्क में करप्शन का तासुर उतना ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के CPI स्कोर में कमी की वजह रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी में कमी और स्टेट कैप्चर की वजह से है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन और रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जो अदाद-ओ-शुमार आए थे वो गुज़िश्ता अदवार के बदतरीन अदाद-ओ-शुमार थे। 2018 में नून लीग के दौर में करप्शन परसेप्शन स्कोर जो 33 पर था वो तहरीक इंसाफ के पहले ही साल में गिरकर 32 पर आ गया। इसी तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स साल 2020 में पाकिस्तान की मजबूरी रैंकिंग 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर थी और 2021 में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया। यानी इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 40 करप्ट तरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल था। और सबसे हैरानकुन जो तब्दीली थी वो ये थी कि ये गुज़िश्ता 10 साल की बदतरीन रैंकिंग थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2014 से 2018 तक पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में कमी आई थी और इमरान खान के दौर में इजाफा होता चला गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स देना शुरू की तो तहरीक इंसाफ ने इन रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दीगर हुकूमतों से मुतालिक रिपोर्ट्स देती तो सुनिए उस वक्त इमरान खान इस इदारे का हवाला देकर क्या कहते थे। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान मुसलसल रूल ऑफ लॉ का भी हवाला दे रहे हैं, मगर रूल ऑफ लॉ के 2021 के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान कानून की बालादस्ती में दुनिया के 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर आ गया और खित्ते में रूल ऑफ लॉ से मुतालिक पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से आगे रहा। और रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान करप्शन और बुनियादी हुकूक से मुतालिक तनज़्ज़ुली का शिकार है और खित्ते में दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की इन हवालों से सबसे बुरी कारकर्दगी रही है। और ये अदाद-ओ-शुमार उस वक्त के हैं जब इमरान खान हुकूमत में थे। मगर इमरान खान आज भी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मगर हक़ाइक़ ये बताते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान का जो तासुर है वो मजबूत ही इमरान खान के दौर में हुआ। अपोजिशन जो ताकत में नहीं थी उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के दौर में एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया और बात से अपोजिशन तक महदूद नहीं थी बल्कि हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से जब भी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी या कानून की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई तो हुकूमत ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं को धमकाना शुरू कर दिया। नैब के जरिए उन्हें हिरासा करना शुरू कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूर आलम खान ने दावा किया कि उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की तो उन्हें नैब ने नोटिस भेज दिया। तकरीर जब की महंगाई के खिलाफ तो मैंने एहतसाब, मैंने भी नैब में, मुझे वो चिट मुझे बाद में पर मेरी बेटी का नाम भी था, मेरे बच्चों का नाम भी था, मेरी बहनों का नाम भी था। जब आपने तनकीद की तो आपके पीछे नैब को लगा मुझ पे नैब लगा गया था। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी कहा कि उन्होंने नैब के हवाले से बात की तो नैब ने उन्हें नोटिस भेज दिया। नैब का डर है सर, काफ़ी ज़्यादा नैब का डर है, लेकिन देखें मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूँगा। पिछली दफ़ा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि देखें ये डर तो मैं देखता हूँ, अपनी मिनिस्ट्री में भी देखता हूँ, दूसरों में भी देखता हूँ कि लोग घबराए हुए होते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान का नाम जब वज़ीर आला पंजाब के लिए लिया जाने लगा 2018 में तो इलेक्शन जीतने के बाद तो उन्हें नैब के नोटिस मिलना शुरू हो गए। खुद अलीम खान ने भी नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाए। मुझे 2-3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक तरफ अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार होते रहे, कुछ रहनुमा इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार कर लिए गए, वो कई माह तक जेल में भी रहे, मगर मुतालिद हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों के खिलाफ नैब के केसेस में पेशरफ नहीं हो सकी बल्कि केसेस ही ख़त्म कर दिए गए। मालम जब्बा केस में खुद चेयरमैन नैब ने न सिर्फ रेफरेंस तैयार होने का दावा किया बल्कि उन्होंने परवेज़ खटक की गिरफ्तारी की भी बात की, मगर हुआ क्या? 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा और फिर गुज़िश्ता साल जुलाई में नैब ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म का सहारा लेकर तहकीकात बंद कर दी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट को वजाहत देनी पड़ी कि हमने तो नैब को इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत की थी लेकिन नैब ने अदालती अहकामात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल रेफरेंस ही ख़त्म कर दिया। यानी
अदालत ने कहा कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाए, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मज़ीद जारी न रखने की हिदायत की है। यानी कहा कुछ गया और किया कुछ और गया। खुद इमरान खान के खिलाफ उनके दौर में हेलीकॉप्टर केस बंद हो गया। पीटीवी हमला केस में खुद इमरान खान की हुकूमत में आने की वजह से हुकूमत ने केस आगे नहीं बढ़ाया और इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान इसी वजह से बरी हो गए। और आज इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अपनी हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ अपने पार्टी रहनुमाओं को बेशतर केसेस में रिलीफ दिया, बल्कि इसका फ़ायदा अपने इत्तेहादी जमातों को भी पहुँचाया और उन्हें रिलीफ दिया गया। कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी काफ लीग रही और उनके सीनियर रहनुमा यानी चौधरी बिरादरान एक अरसे तक नैब की तहकीकात का सामना कर रहे थे, मगर फिर नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ तमाम केसेस अचानक एक एक करके बंद कर दिए। सितंबर 2020 में नैब ने खुद ही चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद कर दी, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रखी। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आईं और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में भी शिरकत नहीं की, तो इसके चंद हफ्ते के बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे, काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी हैं। और फिर जनवरी 2021 में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को फिर बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए, मगर फिर जब चौधरी बिरादरान ने तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ की बाज़ाब्ता हिमायत का ऐलान नहीं किया था, तो परवेज़ इलाही ने बताया कि किस तरीके से नैब के जरिए मोनिस इलाही को धमकाया। मगर अब चौधरी बिरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं है। परवेज़ इलाही जो बकौल इमरान खान पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, आज पंजाब के वज़ीर आला हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। मोनिस इलाही जिन्हें कल तक तहरीक इंसाफ के दौर में बकौल परवेज़ इलाही नैब के जरिए टारगेट करने की कार्रवाई हो रही थी, वो आज जलसों में इमरान खान के साथ तकारीर कर रहे हैं और इसके बावजूद इमरान खान एक बार फिर मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान मेरिट की बात कर रहे हैं, मगर इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान एक के बाद एक IG का तबादला किया और ये तबादले मेरिट, रूल ऑफ लॉ या अवामी फ़ायदे के लिए नहीं किए गए, बल्कि अपने सियासी फ़ायदे और मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए किए गए। इमरान खान ने अपने 3.5 साल हुकूमत में पंजाब में 6 IGs तब्दील किए, जबकि 4 चीफ सेक्रेटरीज को ओहदों से हटाया गया। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कलीम इमाम IG पंजाब थे। उसके बाद तकरीबन हर तब्दीली के पीछे ज़ाती या सियासी वजह सामने आई, ना कि मेरिट्स पर तब्दीलियाँ की गई। हुकूमत के इब्तिदा में ही DPO पाकपतन के तबादले का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इसके बाद सितंबर 2018 में कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया, उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को खैबर पख्तूनख्वा से तब्दील करके IG पंजाब बना दिया गया, मगर तकरीबन 1 माह बाद ही अक्टूबर 2018 में उन्हें भी हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सानेह मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ताहिर खान के बाद अमजद जावेद सलीमी को IG पंजाब बनाया गया। अमजद जावेद सलीमी को IG के ओहदे पर तैनात हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे कि उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये खबरें सामने आई कि अमजद जावेद सलीमी को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताउन न करने के इल्ज़ाम पर हटाया गया और उनकी जगह आरिफ नवाज़ खान को IG पंजाब लगा दिया गया। मगर 6 माह के बाद आरिफ नवाज़ खान को भी हटा दिया गया और शुएब दस्तगीर को IG पंजाब लगा दिया गया और 9 महीने के बाद उन्हें भी तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह इनाम गनी IG पंजाब बने। फिर 1 साल बाद उन्हें हटाकर सरदार अली खान को IG पंजाब लगा दिया गया और फिर सरदार अली को भी तब्दील कर दिया गया। इमरान खान खुद हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी पुलिस इस्लाहात की बात करते रहे। इमरान खान ने अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात का ऐलान किया, वादा किया और पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुर्रानी का नाम भी लिया और फिर साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुर्रानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई। मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया और मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि नासिर दुर्रानी ने मोहम्मद ताहिर खान को IG पंजाब की पोस्ट से हटाए जाने के बाद एहतजाजन इस्तीफा दिया था। इस्लाहात नहीं हो सकी, जिन्हें इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्ताफ़ी हो गए। मगर आज इमरान खान एक बार फिर मेरिट की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शामिल कर हुकूमत बार बार यकीन दहानी करा रही है कि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा टल गया है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, मगर मार्केट्स को एतमाद नहीं दे पा रही है। स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपया मुसलसल गिर रहा है और गुज़िश्ता 14 कारोबारी दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें रुपया ना गिरा हो। आज भी रुपए की कदर में 74 पैसे की कमी देखी गई और डॉलर एक बार फिर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंदतरीन सतह के पास आ गया है। 239 रुपये 65 पैसे का हो गया इंटरबैंक में। इस माह में सबसे बुरी कारकर्दगी पाकिस्तानी रुपए की है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर भी मुसलसल गिर रही है और दिसंबर में मैच्योर होने वाले सकूक पर शरह 39% पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने दावा किया कि इस साल 31 अरब डॉलर्स की ज़रूरत के मुकाबले में 37 अरब डॉलर से ज़ायद का इंतजाम है, इसलिए मईशत भी मुस्तहकम होगी और ज़र मुबादला के ज़खायर भी IMF के टारगेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर्स को तजावुज़ कर जाएंगे, मगर इसके भी इशारे नज़र नहीं आ रहे हैं। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से बराह रास्त कर्ज नहीं मिला। सरमायाकारी पर भी अमल दरामद के लिए अब तक इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पहली तिमाही में जो पैसे आने थे वो नहीं आए हैं और हुकूमत अगले माह से आने की उम्मीद दिला रही है, जिसकी वजह से
मार्केट में बेचैनी बढ़ती जा रही है। स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन सूरत हाल को मजीद बिगाड़ रही है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि 4 से 5 दिन में पॉलिसी ला रहे हैं। इस बात को भी 10 दिन हो गए हैं मगर कुछ नहीं हुआ है और रुपए के गिरने का नुकसान पहले भी अवाम ने अदा किया, आइंदा भी अदा करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत कम होने के बावजूद गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया, क्योंकि रुपया गुज़िश्ता 20 दिनों में 20 रुपये से ज़ायद गिर चुका है। इसलिए आवाम को बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में कमी का फ़ायदा मिलने के बजाय मज़ीद इजाफा भुगतना पड़ रहा है। हमने इस तरफ भी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की तवज्जो दिलाई थी। लास्ट टाइम आवाम 2 दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप तेल की कीमतों में कमी करेंगे, मगर आप इसलिए नहीं कर सके कि जो पिछला था वो एक तो बहुत ज़्यादा दरामद हो गया था, वक्त पर इंटरवेंशन नहीं हुई, ऊपर से एलसीयाँ 248 पर और 245 पर जाके खुली थी। जब मार्केट इस तरीके की होती है तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता है। दरमियान में बैंक 300% ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर कमा लेते हैं, या फिर ओपन मार्केट में भी लोग सट्टेबाजी में ज़रूर कमा लेते हैं, आवाम को नुकसान ही होता है। लोग तकलीफ में हैं तो इसमें भाई मैं इसमें बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब IMF से आपकी ये बात हुई है कि आप इस पर सब्सिडी नहीं देंगे, और बताएं कि अगर दुनिया में पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, जो अब मतलब पाकिस्तानी रुपयों के अंदर। मैं कतई तौर पर इस बात के लिए नहीं पुश कर रहा हूँ कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें। पेट्रोल पर बिल्कुल नहीं सब्सिडी होनी चाहिए। जो आपके IMF के साथ कंडीशन है वो भी पूरी होनी चाहिए। बट जो गुंजाइश पैदा होती है वो रुपए में स्पेकुलेशन की वजह से भी आवाम को रिलीफ ना मिले, उस पर सवाल उठा रहा हूँ। देखिए, अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ मेजर्स लेने, और आप देखेंगे कि हम कुछ मेजर्स आपको पता चलेंगी और कुछ मेजर्स का आपको इफेक्ट पता चलेगा, लेकिन अगले 4-5 दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत एक मेजर्स का पैकेज आपके सामने लेकर आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।